नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं धीरेन्द्र तिवारी और मैं आपके लिए लेके पहुंचा हूं खास चर्चा का कार्यक्रम। और इस खास चर्चा के कार्यक्रम में आज मैं जगदलपुर में मौजूद हूं। और जगदलपुर में आज हम बस्तर के विकास की बात करेंगे, बस्तर में बदलाव की बात करेंगे। और इस खास चर्चा के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे बेहद ही खास शख्सियत बस्तर के आईजी पी सुंदरराज सर। आपका स्वागत है सर। बहुत जी नमस्कार। सर, आपसे संवाद रहेगा बस्तर की परिचर्चा में। जो बस्तर की परिस्थितियां बदल रही हैं, जो सरकार की जो विश्वास, विकास, सुरक्षा, न्याय और सेवा, ये जो पंच है, उसमें क्या बदलाव हो रहा है? कितना सर बस्तर को आप बदलता हुआ देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार का एक स्पष्ट मंशा है बस्तर इलाका से नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए क्षेत्र में विकास कार्य को गति देना और बस्तर इलाका की एक नया पहचान दिलाना है और एक सकारात्मक समाज निर्माण करना है। इसी दिशा में लगातार प्रयास जारी रहा। अलग अलग समय में अलग अलग कार्य योजना को लेकर जनता के बीच में शासन, प्रशासन और पुलिस ने गए थे। पूर्व में सुरक्षा के साथ विकास, उस कार्य योजना के तहत हमने लगातार इलाका में सुरक्षा कैंप स्थापित करके विकास कार्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम किया। फिर बाद में आने वाला समय में उसमें और कुछ कंपोनेंट जोड़कर वर्तमान में हमारे पास एक पंचतंत्र कंपोनेंट है, जिसमें विश्वास, विकास, सुरक्षा, सेवा और न्याय। जिस सबसे पहले जो यदि हम बात करेगा सुरक्षा के यदि दृष्टिकोण से, लगातार हमारा स्पेशल फोर्सेस, डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, कोबरा और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस, तमाम सुरक्षा बल द्वारा इन इलाके में नक्सल विरोधी अभियान संचालित करते हुए सीपीएम माओवादी संगठन के ऊपर काफ़ी प्रभावी कार्रवाई किया, जिसके परिणाम स्वरूप माओवादी संगठन अभी काफ़ी हद तक कमजोर हो गई है। उनकी टॉप लीडरशिप से लेकर अन्य जितना भी जो माओवादी कैडर्स और पीएलजी संगठन, अभी काफ़ी हद तक उनका संख्या बल कम होगी, उनके क्षेत्रफल कम हो गई है। दूसरा कॉम्पोनेंट हमारा विकास कार्य है। विकास कार्य को गति देने के लिए लगातार हमारा सुरक्षा बल के साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी इलाका में विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और गति प्रदान करने के लिए काम किया। उसका भी काफ़ी सकारात्मक परिणाम रहा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कनेक्टिविटी में फोकस की गई थे। रोड कनेक्टिविटी है, ब्रिजेस कनेक्टिविटी है, मोबाइल कनेक्टिविटी। इस प्रकार कनेक्टिविटी के माध्यम से अंदरूनी क्षेत्र की जो जनता को बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए उनका एक अवसर प्रदान की गए थे। उसका भी परिणाम काफ़ी पॉजिटिव रहा। और तीसरे जो हमारा कॉम्पोनेंट है विश्वास, जो क्षेत्र की जनता से संबंध को मजबूत और मधुर करने के लिए लगातार हमारा विभिन्न प्रकार का कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम रहा, जिसमें आमचो बस्तर, आमचो पुलिस से लेकर स्थानीय भाषा, स्थानीय बोली में अनेक कार्यक्रम हम आयोजित करते रहे। अभी हाल फिलहाल में भी एका मरम, एका मिराना, इस प्रकार स्थानीय जो भाषा का इस्तेमाल करते हुए जनता से जुड़ने के लिए अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम संचालित किए गए थे। उसका भी पॉजिटिव आउटकम देखने के लिए मिल रहा है। और जैसा न्याय के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, पहले इन इलाका का जो आदिवासी युवा युवती, बालक बालिका शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शासकीय सेवा में आने के लिए उनका एक अवसर जितना मिलना चाहिए थे, किसी न किसी कारणवश उनको उतना अवसर नहीं मिल पाए थे। उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी लगातार स्थानीय भर्ती के लिए और अन्य जितना भी जो उनका अवसर प्रदान कर सकता, जो स्थानीय युवा युवतियों को, बालक बालिकाओं को और क्षेत्र की जनता को, ये इस दृष्टिकोण से भी लगातार काम की जा रही है। उनके साथ एक न्याय करने के लिए जो शासन का एक पहल है, उसका भी लगातार प्रयास जारी रहा। और सभी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी से अंदरूनी इलाका तक जाकर, वनांचल सीमावर्ती क्षेत्र में भी जाकर अपना सेवा प्रदान कर सकता। यदि हेल्थ डिपार्टमेंट हो, शिक्षा का डिपार्टमेंट हो, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और जितना भी इस प्रकार के जन कल्याणकारी और डेवलपमेंटल एजेंसी से अंदरूनी क्षेत्र तक जाकर जो अपना सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए शासन का नियत निरंतर कार्य योजना है, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। इस प्रकार के जो पंचतंत्र है, जिसमें विश्वास, विकास, सुरक्षा, सेवा और न्याय, ये पांचों कॉम्पोनेंट में सभी स्टेक होल्डर्स ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वर्तमान की परिस्थिति में एक बदलता बस्तर को समाज के सामने निर्माण करने के लिए उसमें हमारा एक काफ़ी निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें हम और अच्छे परिणाम लेने के लिए पूरा उम्मीद है।
सर बस्तर में देखने को मिलता है कि नक्सली काफी आक्रामक रहे हैं। 4 दशक से बस्तर इस नक्सलवाद को झेलता रहा है। अब जो देखने को मिल रहा है कि नक्सलियों के विरुद्ध में निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है और सरकार के द्वारा एक अल्टीमेटम दिया गया है 31 मार्च 2026। ये जो तारीख है सर, बस्तर में इस तारीख को क्या बदलने वाला है सर? निश्चित रूप से दोनों भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट मंशा है हथियारबंद नक्सल गतिविधि को और हिंसात्मक गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। उसी दिशा में लगातार सुरक्षा बल द्वारा और अन्य जो इतना भी स्टेक होल्डर्स अन्य एजेंसीज है, सिक्योरिटी रीजन से मैं सभी का नाम नहीं ले सकता है, लेकिन जितना भी हमारा टीम में जो एजेंसीज है, बल ट्रूप्स है, सभी ने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप यदि विगत 2 वर्ष में देखा जाएगा 450 से अधिक माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई थी। उसमें सीपी माओवादी संगठन का टॉप लीडरशिप, जिसमें उनके जनरल सेक्रेटरी बसवराजू है, सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर, के रामचंद्र रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी, और सीमावर्ती इलाका में भी जैसे चलपति, मोडम बालकृष्णा, और सीमावर्ती प्रांतों में देखा जाएगा विवेक मांझी, सहदेव, गजला रवि। इस प्रकार सीपी माओवादी संगठन का जो टॉप लीडरशिप में आधा से ज्यादा लीडरशिप वर्तमान में समाप्त हो गई है। उनके डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई और अनेक जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स और पुलिस ब्यूरो मेंबर हिंसा छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने भी आए हैं। उसमें पुलिस ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल है, सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश है, सेंट्रल कमेटी मेंबर चंद्रना, इस प्रकार सुजाता भी सेंट्रल कमेटी मेंबर। टॉप लीडरशिप काफी हद तक अभी संगठन को छोड़कर बाहर आ गए थे। इन सब परिस्थिति से लग रहा है जो माओवादी संगठन अभी बिल्कुल नेतृत्वहीन और दिशाहीन हो गई और उनके पास बहुत सीमित ही जो कैडर या बल संख्या बचा है। उनके संबंध में भी लगातार हमारा सूचना को मजबूत करते हुए अभियान संचालित की जा रही है। अभी हाल फिलहाल में भी नेशनल पार्क इलाका में 6 माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। इसलिए बार बार हम माओवादी कैडर से अपील भी कर रहे हैं, अभी भी वक्त रहते हुए वो हिंसा त्याग करके समाज मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। अन्यथा जिस तरीके से हमारा अभियान अभी जारी है उसका परिणाम को उनको भुगतना पड़ जाएगा। बिल्कुल सर, परिणाम के लिए तो नक्सलियों को तैयार रहना होगा, क्योंकि हिंसा का इस समाज में कोई स्थान नहीं है। और सर जैसे देखने को मिलता है कि जो सरकार के मुखिया है, जो विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री केंद्र सरकार की, वो लगातार बस्तर दौरे में रहते हैं और उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां पर पहले कोई जा नहीं सकता था। सर क्या इतना आप लोगों ने काम किया उन क्षेत्रों में कि अब लोग बड़े नेता भी वहां पहुंचे, हर इंसान जो है अगर उन क्षेत्रों में जाना चाहता है वहां पर पहुंच पा रहा है? कितना ये आप इसको बड़ा अचीवमेंट मानते हैं? सीपी माओवादी संगठन द्वारा बस्तर क्षेत्र के जो भौगोलिक परिस्थिति है, इधर घना जंगल है, पहाड़, नदी नाला का इलाका है, इसका जो इसी कारण से इस इलाका में किसी समय में जो एक्सेसिबिलिटी या पहुंचविन नहीं हो पाए थे, उसका फायदा को उठाते हुए क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित करते हुए, जल जमीन जंगल के मुद्दे पर उनको गुमराह करते हुए अपना एक आदर्श क्षेत्र बनाने के लिए उनका प्रयास रहा है। और उस समय में जो शासन प्रशासन या अन्य जितना भी जो एजेंसीज है, उनका अंदरूनी क्षेत्र तक पहुंचने के लिए किसी प्रकार की परिस्थिति नहीं बन पा रहे थे। इस विषय को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा हमेशा विकास कार्य को भी खासतौर पर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में काफी काम किया। इंद्रावती नदी के ऊपर बड़ी बड़ी ब्रिजेस का निर्माण की गई और भी अन्य जितना भी छोटे छोटे नदी नाला में कलवर्ट्स, पुल पुलिया का निर्माण की गई। आरआरपी प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण पूर्ण किए गए थे और मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए एक विशेष पैकेज के तहत अंदरूनी इलाके में लगातार भी मोबाइल टावर्स निर्माण की जा रही है। इन सब कारणवश कनेक्टिविटी बढ़ गई थे और शासन की जो वरिष्ठ पदाधिकारी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, केंद्र सरकार से भी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय और जैसा प्रशासन, पुलिस, इसका वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी जो अन्य जितना भी डिपार्टमेंट का जो सीनियर फंक्शनरीज है, सब लोग जनप्रतिनिधिगण अंदरूनी इलाका तक अभी पहुंच पा रहा है, जनता से मिल रहा है और उनकी समस्या को समाधान करने की दिशा में लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। और जनता और शासन के बीच के जो संबंध है काफी मजबूत और मधुर होते आ रहा है। इन सब के परिणाम हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी
इस इलाके में नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त होगा और भी शासन के जो पहुंच है अंदरूनी क्षेत्र तक आने वाले समय में और बेहतर तरीके से हमको देखने को मिलेगा। सर, नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ आप लोग की आत्मसमर्पण नीति भी है और पुनर्वास नीति के तहत माओवादियों को आप लगातार अपील भी करते हैं। जब ये माओवादी हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो इन माओवादियों को आप लोगों के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? शासन का पुनर्वास पॉलिसी काफी स्पष्ट है। यदि कोई भी माओवादी कैडर, उनका रैंक जो भी होगा, यदि पुलिस ब्यूरो मेंबर हो, जनरल सेक्रेटरी हो, सेंट्रल कमेटी मेंबर हो, या मिलिशिया कैडर हो, या चैतन्य नाट्य मंडली का कैडर हो, यदि नक्सल संगठन को छोड़कर एक सामान्य जीवन जीने के लिए समाज के बीच में आना चाहते हैं, उन्हें स्वागत करते हैं। उनको पुनर्वास के लिए उनका आर्थिक सहायता से लेकर सभी प्रकार का ट्रेनिंग, जिसमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ सभी जिला मुख्यालय में काफ़ी बड़ी संख्या में जो पुनर्वास के लिए जो आए हुए माओवादी कैडर द्वारा, जो कोई इलेक्ट्रिशियन का काम, कोई मोटर व्हीकल ड्राइविंग का काम सीख रहा है, कोई टेलरिंग का काम सीख रहा है, या कोई अभी हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जो होटल मैनेजमेंट में भी ट्रेनिंग ले रहा है, इस प्रकार अलग अलग ट्रेड में हम उनको पुनर्वास के लिए उनकी जो आने वाला जीवन सकारात्मक रहा है, उनके जीवन यापन के लिए आमदनी मिले, उसी दिशा में लगातार अभी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और उसके बाद शासन का अलग अलग और भी पैकेजेस है जिसके माध्यम से उनका आवास मिलते हैं, उनका खेती किसानी करने के लिए जमीन भी आवश्यकता पड़ने से उनको आवंटन की जाती है। इस प्रकार का शासन का जो पुनर्वास पैकेज है काफ़ी प्रभावी पैकेज है। पूरा देश भर में छत्तीसगढ़ के जो रिहैबिलिटेशन पैकेज को बहुत बेहतरीन माना जाता है। उसी कारणवश अभी देखा जाएगा, विगत यदि 20 महीने की बात करेगा, 2200 से अधिक जो माओवादी कैडर हिंसा त्याग करके समाज को मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से शासन के ऊपर विश्वास करके, प्रशासन और पुलिस के ऊपर भरोसा करके सामने आए हैं, उन्हें हम स्वागत किया और उनकी पुनर्वास के लिए लगातार अभी सभी प्रकार का कार्रवाई जारी है। सर, अभी बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर कर रहे हैं। आपने जैसा बताया कि 2200 से भी अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। अब ऐसे कुछ नंबर हैं जो नक्सलियों के रह गए हैं, जो अभी भी वो नक्सल जो है गतिविधियों में शामिल हैं। कुछ ऐसे नंबर, जैसा बूझमाड़ के इलाके से बहुत सारे माओवादी ने आके समर्पण किया। अब उन इलाकों में भी क्या माओवादी बचे हैं? नेशनल पार्क में कितने माओवादी ऐसे बचे हुए हैं? खासकर दक्षिण बस्तर का जो इलाका है वहां पर कितने ऐसे माओवादी बचे हैं? कुछ ऐसे नंबर आपकी जानकारी में है क्या? अक्टूबर 2025 को काफी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ, जिसका आप सबने देखा भी है जी। काफी बड़ी संख्या में जो माओवादी संगठन के जो कैडर्स है, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर, पुलिस ब्यूरो मेंबर, दंडकरण स्पेशल जोन कमेटी मेंबर्स और अन्य जितना भी पीएलजी फॉर्मेशन का, हमारे यहाँ जबलपुर में 210 की संख्या में, और हमारे यहाँ कांकर में 21 की संख्या में, और सीमावर्ती राज्य गढ़चिरौली में 61 की संख्या में लगभग 300 से ज़्यादा माओवादी कैडर और 250 से अधिक हथियार के साथ, जिसमें AK-47, LMG, इंसास, SLR 303 इस प्रकार ग्रेडेड वेपन सहित जो आकर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए हिंसा त्याग करते हुए आए थे, उन्हें हमने स्वागत किया। उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का कार्रवाई अभी जारी है। खासतौर पर समाज की लोग भी इसको स्वागत किया। जैसा आपने उस कार्यक्रम के विजुअल्स देखा होगा, फोटोज देखा होगा, समाज के प्रमुख लोग भी काफी बड़ी संख्या में आए थे और उनकी समाज की बीच के जो लोग पहले माओवादी संगठन में किसी न किसी कारणवश चले गए थे, उन्हें वापस समाज में स्वागत करते हुए उनको स्वीकार किया गया। और लगातार इसके बाद समाज में भी ये मांग उठने लग गई है, जन जन के मन में भी ये भावना उठने लग गई थी, जो शेष माओवादी कैडर भी हिंसा त्याग करके वापस आना चाहिए करके उसी दिशा में लगातार शासन पहले भी प्रयास करते आ रहे थे और अभी भी हमारा प्रयास जारी है। अभी यदि टॉप माओवादी कैडर के यदि नाम मैं ले लूँगा, जो अभी भी जंगल में हिंसा के बल पर बंदूक लेकर जंगल में रह रहा है, उसमें पुलिस ब्यूरो मेंबर्स देवजी है, पुलिस ब्यूरो मेंबर गणपति है, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में संग्राम, हिडमा, गणेश के और DKSRC मेंबर्स में पापाराव, बारसेदेवा, इस प्रकार सिर्फ कुछ गिने चुने जो माओवादी कैडर्स और उनके अन्य जो साथी लोग हैं अभी भी जंगल में रहकर जो इस प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि का बल पर आगे आंदोलन करने के लिए उनका जो भी विचार होगा, उनका पास भी अभी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आना चाहिए। उनके पास बल संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके पास क्षेत्रफल भी अभी सिमट गई है, उनके पास वक्त भी नहीं है, ज़्यादा कोई समय नहीं बचा उनके पास, इसलिए समय रहते हुए सामने आना चाहिए। अन्यथा जिस तरीके से हमारा अभियान लगातार जारी है, उसका परिणाम उनको सामने करना पड़ेगा, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा।
सर अबूझमाड़ का इलाका और उसके बाद दक्षिण बस्तर के ऐसे इलाके जहां पर हमेशा बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा है, अब हम देख रहे हैं कि वहां पर सुरक्षा बल के कैंप भी खोले जा रहे हैं। और जैसा कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर में काफी संख्या में सर कैंप खोले गए हैं। अब उन क्षेत्रों में सर क्या सुविधाएं वहां पे उन ग्रामीणों को मिलने वाली है? किस तरह आप लोगों का आने वाले समय में 3 साल का जो अगर समय देखिए हम आने वाला जो विजन है, वो क्या विजन लेके आप लोग उन क्षेत्रों के लिए चल रहे हैं? हाल फिलहाल में बस्तर संभाग के अंतर्गत अंदरूनी सीमावर्ती इलाके में काफ़ी बड़ी संख्या में जो सिक्योरिटी कैंप्स स्थापित किए गए थे। हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप सिर्फ ऑपरेशन के लिए साथ साथ जनता का सुविधा के लिए एक जन सुविधा केंद्र के रूप में स्थापित की गई, जिसके माध्यम से इलाका में जो मूलभूत सुविधा जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है और प्राथमिक शाला है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और बिजली आपूर्ति और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल्स मतलब सिस्टम है, पीडीएस रेशन दुकान, इस प्रकार जो मूलभूत सुविधा से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने के लिए हमारा प्रत्येक कैंप अपना अपना एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर यानी समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम किया। और देखा जाएगा वर्ष 2024 और 25 में अभी विगत 20 महीने में 50 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की गई। उसमें छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस का भी है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इसमें तमाम सुरक्षा बल के कैंप्स स्थापित किए गए थे, जिसके कारणवश अभी इलाका में सिक्योरिटी वैक्यूम भी अभी अड्रेस हो रहा है। साथ साथ प्रशासन का पहुंच भी उन इलाके में बढ़ रहा है और एक सुरक्षात्मक माहौल निर्मित हो रहा है। और आने वाले समय में जैसा क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप जहाँ जहाँ आवश्यकता होगा इस प्रकार का सुरक्षा कैंप स्थापना करने के लिए प्रयास किया जाएगा। और क्षेत्र की जनता के जो मंशानुरूप ही हमारा सभी कार्रवाई और कार्यक्रम आगे हम ले जाते हैं। उसमें अभी वर्तमान परिस्थिति में देखा जाएगा जनता मांगने लगी। पहले एक समय ऐसा रहा सुरक्षा कैंप का विरोध हुआ करते थे, लेकिन अभी जनता हमारे इलाके में कैंप चाहिए ताकि उसके माध्यम से हमारे इलाके में विकास कार्य आगे बढ़ सकता करके इसी प्रकार एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने मिल रहा है। और आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास रहेगा इलाके में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति देते हुए बस्तर संभाग का एक नया सकारात्मक पहचान दिलाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हाँ बिल्कुल सर, बस्तर संभाग को नई पहचान तो आप दिला ही रहे हैं। थोड़ा सा सर अब अलग हट के आपसे सवाल रहेगा सर, ये जो पद है आपका आईपीएस का, काफी संघर्ष के बाद इन पदों में कोई व्यक्ति काबिज होता है। आज बतौर आप आईजी बस्तर के पद पे हैं और आपके रहते बस्तर में नक्सलवाद को काफी चोट लगी है और लगभग लगभग वो समाप्ति के दौर पर है। इस पद पर सर आने के लिए आपने कितना स्ट्रगल किया, शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई, और एक युवा जब हमारा चैनल देख रहा होगा तो आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मूलतः तमिलनाडु राज्य के कोयम्बतूर जिला का रहने वाला है। हमारा परिवार एक कृषक परिवार है। हमारा परिवार में मेरे से पहले कोई बहुत शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी का अवसर नहीं मिला, ना कोई शासकीय नौकरी में जाने का उनका मौका मिला है। जैसा परिजन का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा और उनके सहयोग रहा, फिर हम शिक्षा ग्राम में प्राथमिक शिक्षा के पश्चात जो नज़दीकी शहर में फिर हायर एजुकेशन कंप्लीट करके तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर साइंस के लिए एडमिशन लिया। उस समय हमारे जो सीनियर्स थे कॉलेज में वो लोग काफ़ी इसके लिए जो सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे और उन्होंने हमें भी प्रेरित किया। तब तक हमारा मन में ये बात थे यदि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इस प्रकार के जो सर्विसेज है सिर्फ उन परिवार के लोग को मिलते जो ऑलरेडी जो सक्षम है या ऑलरेडी जो शासकीय नौकरी में है या कोई डॉक्टर, इंजीनियर इस टाइप का जो कोई समाज में इस टाइप का स्टेटस में जो लोग हैं उन्हीं के बच्चे शासकीय नौकरी में जा सकता है। हमारा एक मन में इस टाइप की एक बात है। लेकिन तब हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम लोग गए थे, फिर उस समय देखा है हम जैसा एक सामान्य परिवार से, एक कृषक परिवार से कई लोग आईएएस, आईपीएस एग्जाम दिया और उसमें कुछ लोग सफल भी हुआ। फिर उनसे प्रेरणा लेकर हमने भी तैयारी शुरू किया। तैयारी करने के बाद ईश्वर का आशीर्वाद रहा और परिजन के सबका सहयोग रहा। हम छत्तीसगढ़ कैडर में आप सब लोग के बीच में आने का मौका मिला है। इधर आने के बाद खासतौर पर बस्तर इलाका में विगत लगभग 12-13 साल से हम जनता के बीच में रहकर इस समस्या का समाधान करने के लिए एक माध्यम बनने के लिए एक छोटा सा एक अवसर मिला है। माँ दंतेश्वरी का भी हमेशा आशीर्वाद रहा बस्तर पुलिस के ऊपर, सभी सुरक्षा बल सदस्य के ऊपर। हमारा एक मजबूत टीम भी है। अभी हमारा सभी एसपी से लेकर कलेक्टर से लेकर उनकी अधीनस्थ स्टाफ है, हमारा सब बल सदस्य है और अन्य एजेंसीज है जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल और तमाम अन्य जो स्टेक होल्डर्स है और क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधि, मीडिया के साथ ही सबका एक टीम वर्क के रूप में काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। इसलिए हम आज की स्थिति में
जो कोई ना कोई एक सकारात्मक काम करने के लिए छोटा सा माध्यम बनने के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हम क्षेत्र की युवा युवतियों से वही अपील करना चाहते हैं, जैसा आपके मन में जो भी बात है, जो भी आपके विचार है, वो सकारात्मक होना चाहिए और एक ईमानदार प्रयास होना चाहिए। आपको यदि शासकीय नौकरी में आने के लिए विचार है, या कोई किसान बनने की विचार है, या कोई कलाकार बनना है, कोई आर्टिस्ट बनना है, जो भी आपके मन में जो बात है, यदि काम तब तक जो सकारात्मक कार्य रहेगा और उसका प्रयास यदि ईमानदार रहेगा, निश्चित रूप से आप उसमें प्रयास करना चाहिए और सफलता आपके लिए बिल्कुल सामने आएगा। और उसी हिसाब से लगातार हमारा प्रयास भी जारी रहा और सभी हमारा क्षेत्र की जनता से हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं, आने वाले समय में बस्तर काफ़ी एक सकारात्मक दिशा में बढ़ते जा रहा है। और निश्चित रूप से बस्तर की प्राकृतिक सौंदर्यता है, इधर की जो कल्चरल हेरिटेज है, इधर का इको टूरिज्म के लिए जो संभावना है, इन सब विषय को लेकर बस्तर में एक नया पहचान हमको प्राप्त होगा और एक सकारात्मक बस्तर, एक सकारात्मक समाज निर्माण करने के लिए हम सफल होगा। बिल्कुल सर, बस्तर में सकारात्मक प्रयास तो जारी है। इसी सकारात्मक प्रयास का नतीजा है कि सर बहुत सारे ऐसे सड़कें हैं जो आप लोगों ने शुरू किया है। जो सड़कें थे वो पूरी तरह से नक्सलियों के कब्जे में रही है, उसको काट के उन्होंने बंद कर दिया था, अब वो पुनः सुचारू रूप से चालू हुई है। सर ऐसी कौन कौन सी सड़कें हैं जो आप लोगों ने शुरू किया? आने वाले समय पर कौन से ऐसे बड़े महानगर उनसे जुड़ने वाले हैं? बस्तर संभाग में देखा जाएगा, विगत कुछ वर्षों से नक्सल गतिविधि कारण से जो प्रमुख जो सड़क मार्ग है, जिसमें उदाहरण के लिए बासागुड़ा जगरगुंडा, आरनपुर जगरगुंडा, बेजी चिंता गुफा, चिंतलनार कृष्णाराम, पामेड़ से लेकर उसूर तक, पल्ली बारसूर, कोयलीबेड़ा प्रतापपुर और अबुझमाड़ इलाका में नारायणपुर से लेकर सोनपुर छोटा बेटी तक और अबुझमाड़ के बीचों बीच नारायणपुर कुत्तुल मार्ग है। ये सब मार्ग नक्सल गतिविधि कारण से पूर्ण रूप से प्रभावित हो गए थे। उन सड़क को पुनः स्थापित करने के लिए, पुनः निर्माण करने के लिए लगातार कार्रवाई की गई थी। उनमें से अनेक सड़क का कार्रवाई भी, निर्माण कार्रवाई भी पूर्ण हो चुकी है। अभी क्षेत्र की जनता का उपयोग के लिए अभी इस्तेमाल हो रहा है और कुछ सड़क में अभी काम प्रगति पर है और आने वाला बहुत जल्दी वो निर्माण कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। खासतौर पर अबुझमाड़ के बीचों बीच नेशनल हाईवे 130D अभी उसमें डिप्लॉयमेंट पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई और सड़क निर्माण कार्य अभी प्रोग्रेस में है। यदि ये सब सड़क मार्ग कंप्लीट होने के बाद इलाके में कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी एक सकारात्मक एक माध्यम बन जाएगा, जिसके कारण से इलाके में जनता को स्वास्थ्य सुविधा से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में और जैसा बाजार वाणिज्य के लिए और उनके आर्थिक स्थिति में बदलाव आने के लिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का जो व्यापार के लिए, इस प्रकार जो हमारा सड़क जो है और अन्य जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो रेल कॉरिडोर का भी अभी रावगढ़ दलीराजा निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुकी है और अन्य जो नारायणपुर से लेकर कोंडागांव जबलपुर रेल कनेक्टिविटी का भी अभी कार्य प्रगति पर है। और भी एयर कनेक्टिविटी देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में हैदराबाद से, दिल्ली से, जबलपुर से, बिलासपुर से जबलपुर कनेक्टेड है, जिसके कारण से टूरिज्म में काफ़ी बढ़ावा मिला है। इस टाइप का कनेक्टिविटी में हमारे इलाके के लिए काफ़ी कुछ सकारात्मक चेंजेस अभी देखने के लिए मिल रहा है और आने वाले समय में कनेक्टिविटी में हमारा विशेष फोकस रहेगा। सर अभी जैसे देखने को मिल रहा है कि नक्सल मुक्त की ओर धीरे धीरे बस्तर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे खासकर जो खनिज संपदा है उसके बहुत प्रचुर मात्रा में संभावना है। इनके दोहन के लिए बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो आना चाहती हैं। आप लोगों के द्वारा उनके लिए क्या माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि सुरक्षा के दायरे में ये संभव हो पाएगा। तो आने वाला जो समय है बस्तर में तो जो बड़ी कंपनियां हैं उन लोगों के लिए क्या प्रतिकूल माहौल तैयार हो, ऐसा कुछ आप लोग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है? बस्तर के आने वाला का जो मास्टर प्लान है, आने वाला समय बस्तर के एक रोड मैप है, उसके संबंध में शासन ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप ही इधर का विकास कार्य को एक रोड मैप बनाया जाएगा। क्षेत्र की जनता जैसा विचार करेगा, जैसे उनकी इच्छा रहेगा, उसी अनुरूप ही मतलब बस्तर क्षेत्र के विकास कार्य का आने वाला समय में एक पूरा रूपरेखा तैयार हो सकता है। उसमें इधर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स है जो काफ़ी बड़ी संख्या में इमली से लेकर महुआ से लेकर अन्य जितना भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स इधर प्रोसेसिंग कलेक्ट की जाती है, उसके प्रोसेसिंग के लिए आभार संभावना है। और अन्य जितना भी इको टूरिज्म के लिए, कल्चरल हेरिटेज के लिए बस्तर जो दशहरा है, विश्व में 75 दिन चलने वाला एकमात्र जो फेस्टिवल है जो हमारा बस्तर दशहरा है। और अभी बस्तर पंडुम भी है, बस्तर ओलंपिक्स है। इस प्रकार अनेक जो संभावना है
जिसको देखने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे थे, उस टाइप का एक टूरिज्म सेक्टर में, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काफ़ी अपार संभावना है। अन्य जितने भी वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है जिसमें शासन क्षेत्र की जनता की सहमति से उनकी इच्छानुरूप ही सही समय पर सही निर्णय लेगा। यदि क्षेत्र की जनता अपना इलाका के विकास के लिए जैसे चाहते वैसी एक रूपरेखा तैयार करके शासन उसको आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेगा, ताकि क्षेत्र के जो प्राकृतिक सौंदर्यता भी बने रहे, इधर के विकास कार्य को भी गति प्राप्त हो, और इधर का जो एनवायरमेंट है, इधर का जो वनोपज है, इधर की जो वन संपत्ति है, उसको भी प्रोटेक्शन हो। इन सब विषय को ध्यान में रखते हुए और इस इलाके की विशेष परिस्थिति उसको भी ध्यान में रखते हुए शासन सही समय पर सही निर्णय उसमें लिया जाएगा। सर, अभी विजय शर्मा सर भी थे, आप परिवार के बीच में गए थे, हमने देखा वो तस्वीरें भी वहां से आई कि एक मार्मिक अपील भी मां ने किया है दोनों ही नक्सली कमांडरों की, और देख रहे थे कि आप लोग भी बड़ी आत्मीयता से उनसे मुलाकात किया। सर, क्या लगता है कि अब वो जो अपील है वो कितना रंग लाएगी, और आप लोग भी क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? बस्तर क्षेत्र में नक्सल समस्या के समाधान के दृष्टिकोण से नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ शासन, प्रशासन, पुलिस का ये भी प्रयास रहा है, जो शेष माओवादी कर अभी भी जंगल में रह गए, जो बंदूक के बल पर हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम दे रहा है, वक्त रहते हुए वो भी समाज के मुख्य धारा में आ जाए, हिंसा त्याग करके। उसी दिशा में लगातार हम लोग अपील भी जारी करते रहा मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से। इसी दिशा में अभी हाल फिलहाल में जो छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री महोदय पुवर्ती गांव, जहां पर माडवी, हिडमा और बारसेदेवा का परिजन रहते हैं, जाकर उनसे मुलाकात किया। उनकी परिजन के माध्यम से भी ये संदेश जो माओवादी कैडर को दिया गए थे, वक्त रहते हुए वो वापस समझ में आना चाहिए, ताकि एक सामान्य जीवन जी सकता है, एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। इसी संदेश को अंदर तक पहुंचाने के लिए अभी प्रयास किए गए थे। हमें पूरा विश्वास है जो माओवादी कैडर शेष अभी भी जो जंगल में रहकर हिंसात्मक गतिविधि में शामिल रहा, वो भी समय रहते हुए हिंसा त्याग करके वापस आना चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे खासकर बस्तर की जनता को और वो माओवादी जो भी जंगल में हथियार लेके चल रहे हैं? नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट एक संकल्प है। उसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे पास जो स्पेशल फोर्सेस है, जो स्थानीय पुलिस बल है, स्थानीय प्रशासन और शासन की सभी अन्य जितना भी एजेंसी से लगातार काम करते आ रहे हैं, वो मैं पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी इस संकल्प को हम पूर्ण करेगा। क्षेत्र की जनता को भी हम वही आश्वस्त करना चाहते हैं, जो नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से हम समाप्त करते हुए बस्तर इलाका का एक नया पहचान दिलाने के साथ साथ विकास कार्य को भी उनकी मंशानुरूप हम आगे बढ़ाने के लिए हर कदम, हर संभव प्रयास करेगा। और माओवादी कैडर को भी बार बार हम ये अपील को दोहराना चाहते हैं, अभी भी वक्त रहते हुए वो हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आना चाहिए, ताकि एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के साथ साथ इलाका के जो विकास कार्य में भी उनका एक भागीदारी हो सकता है। अन्यथा जिस तरीके से हमारा सुरक्षा बल क्षेत्र की जनता का जान माल को रक्षा करने के लिए संकल्पित होकर काम कर रहा है, उसकी संकल्प के सामने जो भी हिंसात्मक गतिविधि हो पूर्ण रूप से फेल होगा। इसलिए हम बार बार जो माओवादी कैडर से भी ये अपील करना चाहते हैं, वक्त रहते हुए सामने आना चाहिए और एक सामान्य जीवन जीने के लिए समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, माओवादी जो है हिंसा त्याग कर मुख्य धारा में जुड़े, ऐसी मंशा लगातार सरकार और पुलिस के आला अधिकारियों की है, और उसी मंशा के साथ बस्तर में काम हो रहा है। तो हम तमाम विषयों पर सर से बात हुई और सर ने बेबाकी से अपने विचार रखे, बस्तर में क्या बदलाव हो रहा है, बस्तर को कैसे बदला जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर सर से सवाल रहा, और बड़ी अच्छे विचार उन्होंने बताया कि बस्तर में क्या क्या काम सुरक्षा बलों के द्वारा विश्वास पैदा करने के लिए ग्रामीणों के बीच में किया जा रहा है। एक पंचतंत्र के बीच में रहकर ग्रामीणों में एक विश्वास जगाया जा रहा है। इस आपका सर हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये थे बस्तर के आईजी पी सुंदरराज पी सर, इन्होंने बेबाकी से बताया कि बस्तर में क्या बदलाव हो रहा है, और ऐसे ही हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहें, जुड़े रहें टीवी 24 के खास कार्यक्रम, खास चर्चा में। मैं हूं धीरेन्द्र तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।